हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है लाइट कैमरा एक्शन। उफ, ये फिल्में मेरा पीछा नहीं छोड़ती और मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। तो आज का चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं लाइट के बारे में। ये लाइट है क्या? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट और कुछ नहीं, बस एनर्जी का ही एक रूप है। चलो, ये एनर्जी है तो ये कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकता है? जिस तरह से साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, क्या ठीक वैसे ही क्या लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है? तो नहीं, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में तो ट्रैवल कर ही सकता है, साथ ही साथ जहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम ना भी हो वहाँ भी ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि वैक्यूम। इस चैप्टर में नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। जब रोशनी किसी शाइनिंग सरफेस से जब रोशनी किसी शाइनी सरफेस से टकरा के वापस मुड़ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्शन की, तो कभी कभी रोशनी यानी कि लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस नहीं मुड़ती है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा उस सॉलिड मटेरियल को पार कर जाता है। तो जब लाइट किसी सॉलिड मटेरियल को पार, सॉलिड या फिर लिक्विड या गैस, कोई भी मटेरियल हो, अगर उसको आर पार कर जाए, जैसे कि ट्रांसपेरेंट चीज़ों को वो पार कर लेता है, तब लाइट में थोड़ा सा डेविएशन आता है। लाइट थोड़ा सा मुड़ता है लेकिन वापस नहीं मुड़ता, वो जाता अपने रास्ते की ही तरफ है, बस थोड़ा सा डेविएट हो जाता है और उसी डेविएशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हम लोग बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट के बारे में जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है और ये लाइट ही है जिसकी वजह से हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं, देखते तो हम लोग आँख से हैं। तो उनका कहना भी सही है, देखते तो हम लोग आँख से ही है, लेकिन बिना रोशनी के हम लोग नहीं देख सकते। यानी कि आँखें होते हुए भी अगर लाइट ना हो तो हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइट की वजह से हम लोग देख सकते हैं? तो ये सही है कि हम लोग लाइट से ही देख सकते हैं। और रोशनी की सहायता से हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को देख सकते हैं? तो दो तरह की चीज़ें। पहली वो चीज़ें जिससे रोशनी निकल रही हो, दूसरी वो वस्तुएं जिससे रोशनी टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। यानी कि पहली वो वस्तु जिनके पास खुद का लाइट हो और वो अपना लाइट एमिट करते हो, एमिट यानी निकलना, और दूसरी वैसी वस्तु जिस पे लाइट टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उसे देख सकते हैं। तो अगर हम लोग लाइट के रेस्पेक्ट में दुनिया की सारी वस्तुओं को डिवाइड करना चाहें, तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग नाम के द्वारा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये ल्यूमिनस क्या होता है? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो खुद का अपना लाइट एमिट करते हो। खुद का अपना लाइट मतलब कि दुनिया में ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं जो अपना ही लाइट एमिट, यानी कि जिनके पास अपना लाइट होता है, तो एमिट देयर ओन लाइट। तो वैसे वस्तुएं जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सन, इसके अलावा स्टार्स, इसके अलावा लाइटेड कैंडल या फिर बल्ब। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो सवाल पूछते हैं, सर क्या जब बल्ब ऑफ होगा क्या तब भी हम उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब बल्ब ऑफ होगा तो उससे तो रोशनी निकलेगी ही नहीं, और जब रोशनी नहीं निकलेगी तब हम उसे ल्यूमिनस कहेंगे कैसे? क्योंकि ल्यूमिनस तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो अपना लाइट एमिट करता हो, जिनके पास अपना खुद की रोशनी हो। तो जब हम लोग बल्ब के बारे में बोल सकते हैं कि ग्लोइंग बल्ब, जलता हुआ बल्ब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बुझा हुआ बल्ब नहीं। ठीक वैसे ही दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट्स की बात करें जैसे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो जिनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता। तो वो करते क्या है? तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरे के लाइट को।
तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि वैसे ऑब्जेक्ट जो विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जिनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरे के लाइट को। रिफ्लेक्ट द लाइट, वैसा लाइट जो उन पर फॉल करे। रिफ्लेक्ट द लाइट फॉल ऑन देम। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो चेयर हो गया, टेबल, पेन, बुक, क्लोथ्स एट्सेट्रा, ये सारे के सारे वैसे ऑब्जेक्ट के नाम हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, ये दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चलो बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। ये रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा शब्द है जिससे ये पता चलता है कि जब लाइट किसी शाइनी सरफेस से, सपोज कि ये एक शाइनी सरफेस, शाइनी और प्लेन सरफेस है, लाइट इधर से आई, इससे टकराई और आर पार होने की बजाय वापस मुड़ गई, तो इस कंडीशन में आने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइन या इंसिडेंट रे। यहाँ पर चूंकि ये रोशनी है तो इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये टकरा के जब वापस जा रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरह से ये लाइट, यानी कि लाइट का सिर्फ सिंगल रे आर पार होने के बजाय टकरा के वापस मुड़ गया, बस इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अब वो दोनों रूल है क्या? तो पहला रूल क्या है कि इंसिडेंट रे यानी कि आने वाली किरण, और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि टकरा कर जाने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। कहाँ पर? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलो अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। यानी कि पहला रूल कि पहला रूल क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है क्या? अगर हम इसी डायग्राम की बात करें तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंट रे आके इस प्लेन सरफेस से टकराया, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे तो पता है ही, रिफ्लेक्टेड रे भी। अब ये नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। कौन से पॉइंट पर? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री बनाने वाला एक लाइन नॉर्मल कहलाता है। तो ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पर हम लोग एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो गया नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों लाइंस सेम प्लेन में लाई करते हैं। और इसका दूसरा रूल क्या है? तो दूसरा रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल कहाँ से आ गया? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे तो था, इसमें एंगल किधर था? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग उस एंगल को बोलते हैं जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। जैसे कि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल लाइन है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मल। तो ये एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको जनरली आई से डिनोट किया जाता है। आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट एंगल। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जब नॉर्मल के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस एंगल को आर से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम इस रूल की बात करें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका ये मतलब हुआ कि आई और आर बराबर होगा। तो ये दो रूल हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मिरर। मिरर, जिसको हिंदी में दर्पण या आईना भी कहते हैं, ये दो तरह का होता है। अगर हम लोग आईने की बात करें तो लगभग हर किसी के घर में ये दर्पण या आईना मिल जाता है। तो मिरर दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो इसके नाम से ही इसका मतलब भी पता चलता है कि प्लेन मिरर प्लेन होता है और स्फेरिकल मिरर गोलाकार होता है। प्लेन मतलब समतल। ये प्लेन मिरर वही मिरर है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, और ये प्लेन मिरर हर किसी के घर में पाया जाता है। स्फेरिकल मिरर हर किसी के पास हो चाहे नहीं हो, प्लेन मिरर जरूर हर किसी के पास होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें प्लेन मिरर को डिस्क्राइब करते हैं कि ये प्लेन मिरर है क्या और इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखते हैं तो उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़, यानी कि इमेज कैसा बनेगा, उल्टा सीधा, रियल, वर्चुअल, स्मॉल या फिर बिगर। तो प्लेन मिरर की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसमें बनने वाले प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बाद में बातें करेंगे, सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो अगर हम लोग प्लेन मिरर की में बनने वाले इमेज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी है कि जब हम कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये वर्चुअल क्या होता है और इरेक्ट क्या? वर्चुअल बोलते हैं काल्पनिक, और इरेक्ट मतलब होता है सीधा। यानी कि प्लेन मिरर में बनने वाला जो इमेज है वो काल्पनिक यानी कि असली का नहीं होता, और इरेक्ट भी नहीं होता। मतलब काल्पनिक होता है और इरेक्ट होता है। तो अब ये काल्पनिक असली ये क्या हो गया? जब हम लोग अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो क्या वो असली का नहीं होता? यहाँ पर असली कहने का मतलब है कि असली हम लोग वैसे अब इमेज को बोलते हैं जो डायरेक्ट दो रेज के टकराने से इमेज बने। सचमुच का जब दो रेज टकराए और इससे जो इमेज बनती है उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। और जब ऐसा नहीं होता, यानी कि दो रियल रेज नहीं टकराती है और इससे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता बल्कि दूसरे तरीके से होता है, तब वैसे इमेज को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। दूसरे तरीके से इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे इमेज जिनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो रियल होता है, और जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके वो वर्चुअल होता है। तो प्लेन मिरर से में बनने वाले इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो वर्चुअल कहलाता है। तो इसके दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो प्लेन मिरर में बनने वाले जो इमेज हैं वो बिल्कुल उसी साइज के होते हैं जिस साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना है साइज ऑफ इमेज भी उतना ही होगा। यानी कि अगर हम किसी प्लेन मिरर के सामने 10 फीट वाली कोई वस्तु रखें तो उसका जो इमेज बनेगा उसकी ऊंचाई भी 10 फीट ही होगी। तीसरा इसका प्रॉपर्टी, अगर हम प्लेन मिरर से 5 मीटर आगे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो प्लेन मिरर के ठीक 5 मीटर पीछे बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब वस्तु की दूरी मिरर से जितना आगे होगा इमेज की दूरी भी मिरर से उतना ही पीछे की तरफ होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और लास्ट में है क्या? इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो
लेटरली उल्टा होता है। अब ये लेटरली क्या होता है, उल्टा कैसे हो गया? तो उल्टा हम लोग कहेंगे किसको? जैसे कि चलो ये एक मार्कर है, अभी ये सीधा है और ये हो गया इसका उल्टा। तो क्या प्लेन मिरर में ऐसा ही कोई इमेज बनता है उल्टा? नहीं, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं बनता। जैसे अगर हम प्लेन मिरर के आगे खड़े होकर अपने पांचों उंगलियों को ऐसे करें, या फिर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएं और इमेज में देखें, आईने के इमेज में, तो देखेंगे क्या कि उसमें जो हैंड उठा हुआ है वो राइट उठा हुआ है, वो लेफ्ट नहीं है। तो चूंकि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है प्लेन मिरर में, इसीलिए वैसे इमेज को हम लोग बोलते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने वैसे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जो प्लेन मिरर के होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो हम लोग समझे हैं वर्चुअल इमेज, वो ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। तो एक बार हम उसको फिर से इस डायग्राम के द्वारा फिर से क्लियर करते हैं। तो चलो, इस डायग्राम में ये एक प्लेन मिरर है जिसमें इस साइड ये जो लाइनें लाइनें छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है, ये असल में पेंट किया हुआ है। तो इसका सीधा वाला हिस्सा इधर से, हम लोग इधर से किसी भी वस्तु का इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओ नाम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से इतनी दूरी पे, और यहाँ से कोई देख रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति इधर से देखे तो उसको ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा आईने में, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज आईने में दिखेगा कैसे? तो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दो दो रेज यहाँ आया, टकराया मिरर से, और टकराने के बाद ये दोनों के दोनों इंसिडेंट रेज थी। टकराने के बाद ये कुछ इधर, अब देखने से क्या लग रहा है कि क्या ये दोनों रेज जैसे आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, तो क्या ये एक दूसरे से टकराएगा? ऐसा देखने से लगता तो नहीं कि ये दोनों रेज आगे जाके एक दूसरे से टकराने वाला है, क्योंकि जब तक रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। वही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए रेज को इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो ये रेज तो आगे जाके सीधे और फैल ही रहा है, तो ये दोनों रेज तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकता। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएं कुछ ऐसे, तो देखने से ऐसा क्या लग रहा है कि ये रहा, यहाँ पर टकरा, मतलब कि देखने वाले को ये पता नहीं चल रहा है कि ये रोशनी इधर से आ रही है, उसको तो ये लगा कि ये जो रेज है वो डायरेक्ट यहाँ से आ रहा होगा, और इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बना। ये जो पॉइंट है वो असल में इमेज है। तो ये जो इमेज बना, क्या वो सचमुच के रेज के इंटरसेक्शन से बना? नहीं, असल में रेज तो इधर रिफ्लेक्ट हो गया। हम लोग पीछे तो एक इमेजिनरी लाइन को लेके जा रहे हैं, इमेजिनरी रेज को। तो चूंकि ये इमेजिनरी रेज को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये जो इमेज बना वो इमेजिनरी कहलाया, या फिर हम उसको वर्चुअल भी कहते हैं। तो इस तरह से जब भी किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद दो रेज सचमुच इंटरसेक्ट नहीं करे, इसका मतलब कि बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। और अगर सचमुच के इंटरसेक्ट कर जाए, सचमुच के ये दोनों रेज अगर इंटरसेक्ट होता इधर ही, तो फिर इमेज रियल बनता। तो इस तरह से लगता है कि अब शायद समझ में आ गया हो सबको कि ऑब्जेक्ट का इमेज रियल कब होता है और वर्चुअल कब। तो रियल तब जब दोनों रेज सचमुच एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और वर्चुअल तब जब सचमुच के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे।